नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग दिल्ली में हुई और इसमें एक ऐसा फैसला हुआ जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। इसी फैसले पर और इस चर्चा पर कि क्यों ये चर्चा हो रही है बात करेंगे। लेकिन दिल्ली की जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई है दिल्ली में, जो बीजेपी की उत्तराखंड की 2027 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यह मीटिंग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने ली। बीजेपी के उत्तराखंड के सारे बड़े नेता रहे। वैसे तो इसमें कई सारे फैसले हुए हैं जिन पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन एक जो फैसला है वो बड़ा चर्चा में आया और फैसला ये है कि जो उत्तराखंड बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, जो बड़े नेता है, उनको कुछ विधानसभाएं सौंपी गई 2027 में। इन विधानसभाओं पर जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा सीट सौंपी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से लड़ते रहे, यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट रही है, इसीलिए उनको खटीमा सौंपी गई। तो चलो ये समझ में आता है, ये चर्चा भी रहती है कि वो खटीमा से लड़ सकते हैं और खटीमा पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अगर धामी को यह सीट सौंपी जाती है तो ये समझ में आता है कि धामी को सीट सौंपी गई। लेकिन अनिल बलूनी को बद्रीनाथ सौंपी गई और बद्रीनाथ से जो चुनाव लड़ते रहते हैं, बद्रीनाथ जिनकी सीट है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को नहीं सौंपी गई वो सीट, और उनको जो सीट सौंपी गई हरिद्वार की पिरान कलियर सीट सौंपी गई। अब यह एक कमाल का एक निर्णय बनता है कि आखिर अनिल बलूनी को बद्रीनाथ सीट क्यों सौंपी गई और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को ऐसी सीट क्यों सौंपी गई जिस पर जीत की गुंजाइश दिखती ही नहीं है। हो सकता है 2027 में कोई समीकरण बदल जाए, लेकिन अभी तक तो बीजेपी यहां से कभी जीत नहीं पाई। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की जीत का बहुत बड़ा मार्जिन रहता है या फिर बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से हारती है, लेकिन फिर भी यह एक टफ सीट है। इसीलिए सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अनिल बलूनी और महेंद्र भट्ट को इतने टफ टास्क क्यों दिए गए हैं। महेंद्र भट्ट का कैसे टफ है यह कुछ आंकड़ों से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अनिल बलूनी के टास्क पे बात करनी चाहिए कि अनिल बलूनी के लिए बद्रीनाथ क्यों ऐसी सीट है जिसके समीकरण साधना बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। मौजूदा समय में जो बीजेपी में 2027 के चुनाव आ रहे हैं और 2024 में वहां जो समीकरण बने और उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में जिस तरह की सूचनाएं आई थी, उसके बाद अगर कहे तो पहले सबसे प्रमुख बात यह है, अगर इस सीट की ही बात करें, बद्रीनाथ सीट को अगर आप देखें 2024 के बाई इलेक्शन से ही, तो इस सीट पर लखपत बुटोला जीते और राजेंद्र भंडारी जो खाटी कांग्रेसी रहे, कांग्रेस के नेता रहे, लगातार यहां से कांग्रेस के लिए लड़ते रहे, वो बाई इलेक्शन में 2024 के बाद बीजेपी के टिकट पर लड़े। राजेंद्र भंडारी क्यों बीजेपी में आए हैं और राजेंद्र भंडारी के अलावा 2024 के चुनाव से पहले और भी कई सारे लोग जैसे मनीष खंडूरी, दिनेश दने, शैलेंद्र सिंह रावत कोटद्वार से, टिहरी से दिनेश दने, और भी कई नाम, अनुकृति गुसाई, और भी कई सारे नाम हैं, उन पे भी बात करेंगे। लेकिन यह सीट के समीकरण 2024 का चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव है, उसको जीतने के लिए जो बीजेपी ने कई सारे लोगों को कांग्रेस से लेकर आई समीकरण को साधने के लिए, उससे बहुत सारे समीकरण बीजेपी के अंदरूनी बिगड़ गए। आप ये सोचिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो राजेंद्र भंडारी आए वह कांग्रेस के विधायक थे और उत्तराखंड में एकमात्र ऐसे विधायक थे जो विधायक होते हुए टूटकर बीजेपी में आ गए। आप समझिए, अगर बद्रीनाथ की बात करें तो बाई इलेक्शन में लखपत बुटोला लड़े, राजेंद्र सिंह भंडारी बीजेपी से लड़े और लखपत बुटोला 51% वोट हासिल किए और राजेंद्र भंडारी 42%, 22,937 वोट कुल हासिल किए। अगर पहले का इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इससे ज़्यादा वोट वो हासिल करते रहे। बीजेपी में आने के बाद भी, महेंद्र भट्ट का गढ़ होने के बाद भी वो बड़ी बुरी तरीके से हार गए और उस समय चर्चा शुरू हुई कि राजेंद्र भंडारी जब 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में लाए गए और फिर उनको टिकट दिया गया बाई इलेक्शन में, तो ये चर्चाएं आम हुई कि महेंद्र भट्ट के जो समर्थक है वो बहुत खुश नहीं है, क्योंकि यह महेंद्र भट्ट की सीट रही है, अभी भी हो सकता है आगे रहे। 2024 के बाई इलेक्शन के पहले 2022 की अगर बात करें, आप सोचिए महेंद्र भट्ट और राजेंद्र भंडारी आमने सामने रहे 2022 में और
महेंद्र भट्ट 30,000 30,500 के आसपास वोट से हासिल करके भी हार गए थे, तकरीबन 2,000 के आसपास वोट से। राजेंद्र सिंह भंडारी 32,661 वोट हासिल किए थे और इसके पहले भी महेंद्र भट्ट और राजेंद्र भंडारी ही आमने सामने थे। उस समय महेंद्र भट्ट जीते थे 2017 में 29,600 के आसपास वोट से हासिल कर और राजेंद्र भंडारी को 24,000 के आसपास वोट मिले थे। लेकिन राजेंद्र भंडारी को 24,000 वोट वैसे मिल गए 2017 में और 2022 में 32,000 वोट मिल गए, लेकिन जो 24 का बाई इलेक्शन है उसमें केवल 22,000 के करीब ही वोट मिल पाए, 22,900 कुछ। इसके पहले भी राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से ही यहाँ लड़ते रहे। तो राजेंद्र भंडारी और महेंद्र भट्ट को अगर कहे कि वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे, अलग अलग दल में रहे और एक ही विधानसभा सीट से लड़ते रहे। अब अनिल बलूनी को 2027 में बद्रीनाथ सीट को साधने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब यह सवाल उठता है कि उस समय चर्चा हुई थी कि बीजेपी ने अनिल बलूनी के लोकसभा में जीत के मार्जिन को बढ़ाने के लिए कई सारे कांग्रेस से लोगों को शामिल किया था, उनमें राजेंद्र भंडारी भी थे। लेकिन राजेंद्र भंडारी जो बद्रीनाथ में बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, महेंद्र भट्ट की वो सीट है, वहां पर बहुत ज़्यादा फिट होते हुए नहीं दिखे। अब सवाल ये आता है 2027 में राजेंद्र भंडारी टिकट मांग रहे हैं बीजेपी से, वो चाहते हैं क्योंकि उनको तो लाया ही बीजेपी इसलिए ही लेकर आई थी ताकि जीत का वो मार्जिन बढ़ाए बीजेपी के लिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वो काम आए हैं। अपनी विधानसभा सीट को वो सिटिंग एमएलए थे उसको छोड़कर आए हैं। तो सवाल ये है कि अनिल बलूनी को जीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो जाहिर सी बात है टिकट पर जब फैसला होगा तो अनिल बलूनी की वहाँ वीटो पावर चलेगी, क्योंकि जीत का समीकरण साधने की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। तो क्या अनिल बलूनी चाहेंगे कि राजेंद्र भंडारी को टिकट मिले? और अगर राजेंद्र भंडारी को टिकट मिले तो बीजेपी का जो इकोसिस्टम है वहाँ पर वो क्या करेगा, किस तरह के समीकरण रहेंगे? क्या फिर इस तरह के आरोप तो नहीं लग जाएंगे कि महेंद्र भट्ट के करीबी शांत हो गए हैं, वो बहुत एक्टिव नहीं है? सवाल यह भी है कि अगर किसी और को टिकट दिया जाता है, अगर बीजेपी किसी और को टिकट देती है तो राजेंद्र भंडारी क्या करेंगे? कांग्रेस उनको टिकट मुझे लगता नहीं देगी, वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे क्या? तो बद्रीनाथ सीट का समीकरण इतना सुलझा हुआ नहीं है। अगर पिछले 2024 के बाद देखें तो लखपत बुटोला ने भी एक अपनी छवि बनाई है, वो लगातार विधानसभा में सवाल उठाते हैं और देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। तो इसीलिए बद्रीनाथ सीट का समीकरण इतना सुलझा हुआ नहीं है। इसीलिए अनिल बलूनी को बहुत सीधा टास्क मिला है, इसको एक लाइन में तो नहीं कहा जा सकता। और अब अगर बात करें पिरान क्लियर की, यह और इसमें एक और चीज समझने की बात है। लोकसभा सीट को लेकर मैं देख रहा था, बीजेपी के लिए जो गढ़वाल पौड़ी की लोकसभा सीट रही है वो तो बड़ी सेफ सीट रही है, लगातार 50% के ऊपर। अगर आप देखेंगे 2024 में 58.60%, अगर उसके पहले देखेंगे तो 68.25%, उसके पहले देखेंगे अगर 59.48% वोटिंग प्रतिशत रहा है यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में। जो वोट पड़े हैं उनका अगर प्रतिशत देखें, और लगातार बीजेपी के दिग्गज यहाँ से जीतते रहे, तीरथ सिंह रावत, भुवन चंद खंडूरी, सतपाल महाराज और अनिल बलूनी 2024 में जीते ही हैं। लेकिन बात अगर पिरान क्लियर की करें तो आप देखिए, अगर 2022 का चुनाव देखें तो फुरकान अहमद कांग्रेस के 44% से अधिक वोट, 43,000 से अधिक वोट हासिल कर यहाँ से जीते, और बीजेपी को कुल 28% के करीब वोट मिले, 27,796, तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही मिले हैं। और अगर 17 का चुनाव देखें तो 17 के चुनाव में भी कांग्रेस के फुरकान अहमद को 32% वोट मिले और बीजेपी को 30% के आसपास वोट मिले। यानी कि 17 का जो चुनाव है उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रहा है, 27,000 और 29,000, तो 2,000 के आसपास का कुल जीत हार का अंतर रहा बीजेपी और कांग्रेस में। इसीलिए इस सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी यहाँ पर जीत नहीं सकती है। बीजेपी यहाँ पर लगातार उम्मीदवार भी बदलती रही है, किसी एक ही उम्मीदवार पर काम किया जाए तो वो अपनी एक जगह बना लेता है। यह कांग्रेस की सीट कही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको जीता नहीं जा सकता है। इसके पहले अगर 2012 में देखें तो फुरकान अहमद ही जीते, और उस समय भी इतना बड़ा मार्जिन नहीं रहा वोट का, 25,870 मिले कांग्रेस को, फुरकान अहमद को, और बीएसपी को
23,926 और बीजेपी इसमें 21,000 तीसरे नंबर पर चली गई, लेकिन वोट का मार्जिन इतना नहीं है, 4,000 के आसपास का है। इसके अगर पिरान क्लियर को कहे तो ऐसा नहीं है कि महेंद्र भट्ट यहाँ उम्मीद नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके बाद भी ये बीजेपी लगातार यहाँ तीसरे नंबर पर रही या दूसरे नंबर पर रही, तो महेंद्र भट्ट के लिए टफ टास्क तो है ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि महेंद्र भट्ट को गढ़वाल पौड़ी के क्षेत्र से निकालकर, बद्रीनाथ उनकी सीट है वहाँ से निकालकर हरिद्वार की एक सीट की जिम्मेदारी दी गई है। यह भी बीजेपी का जो अंदरूनी कैलकुलेशन है, इसको भी समझना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप खटीमा की बात करेंगे तो खटीमा का समीकरण तो बहुत साफ साफ सा दिखता है। खटीमा में पिछली बार कांग्रेस जीती, भुवन चंद कापड़ी जीते हैं, और अगर वोट मार्जिन देखें तो बहुत ज़्यादा रहा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े मार्जिन से वो जीते। 48,000 के आसपास भुवन कापड़ी को मिले और 41,598 वोट पुष्कर सिंह धामी को मिले थे। इसी तरह पिछले चुनाव में भी यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी लगातार 2 बार से रहे और उसके पहले कांग्रेस यहाँ जीतती रही है। लेकिन चर्चा जिस बात की सबसे अधिक हो रही है कि आखिर अनिल बलूनी को बद्रीनाथ और महेंद्र भट्ट को पिरान क्लियर सीट दी गई है जीत सुनिश्चित करने के लिए। इसका मतलब यह है कि बीजेपी में इन दोनों लोगों को टफ टास्क दिया गया है और माना यह जाना चाहिए कि ये टफ टास्क दोनों नेता हासिल कर ही लेंगे। इसके अलावा भी जो दिल्ली में मीटिंग हुई है उसमें कई सारे फैसले हुए। बीजेपी ने एक अपना चार्ट जारी किया है तारीखों का कि पुराने जो कार्यकर्ता है, पुराने नेता है, उन तक बीजेपी पहुंचेगी। इसके साथ साथ हर जिले में बहुत सारी मीटिंग्स होगी, तमाम चीज़ें होगी। कुल मिलाकर एक लाइन का संदेश ये है कि बीजेपी 2027 के लिए पूरी तैयारी के साथ जुट गई है। बाकी जो सीनियर्स नेता है बीजेपी के, उनको भी विधानसभाएं सौंपी गई है। खासकर जो 2022 के चुनाव में विधानसभाएं बीजेपी हार गई थी, उन विधानसभाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। और जो बड़े नेता हैं उत्तराखंड में बीजेपी के, उनको विधानसभाएं दी गई है। बाकी विधानसभाएं कौन सी विधानसभा किसको दी गई है, इस पर भी बात करते रहेंगे और बाकी कैलकुलेशन क्या बनता है, इन पर भी बात करते रहेंगे। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप देखते रहिए जनता टीवी।